Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आप लोगों को मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास वाला पोर्शन रिकॉल करवा दूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को ऑलरेडी इन द वेरी फर्स्ट क्लास ये कन्वे कर दिया गया था कि आपको थ्रू आउट द सेशन अपना वीडियो ऑन रखना है, फिर भी आप लोग मानते नहीं है। ठीक है, तो सब लोगों को से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्विच ऑन द वीडियो, और ये हमेशा के लिए है थ्रू आउट द ईयर। जब तक आप मेरे से पढ़ रहे हैं आपको वीडियो ऑन रखना है, जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्विच ऑन देयर वीडियो। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आप लोगों को रिकॉल करवा दूं कि हमारे चैप्टर 1 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑल्दो द टॉपिक वाज वेरी सिंपल, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आप लोगों को याद है कि हमने क्या डिस्कस करा था? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मनन अग्रवाल, कैन यू टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? So empirical is the simplest form of formula. सिंपलेस्ट मतलब क्या है? थोड़ा सा सही से बताइए, और पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए मनन, क्या होता है? याद है? Then molecular formula there is the actual value of. अभिराज आप बताओ। Sir, molecular formula is the actual number of atoms of each type present in a molecule, and the empirical formula represents the simplest whole number of the ratio of various देखिए, मैं elements. आपको एक बार फिर से एग्जांपल देके रिकॉल करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट, दैट एक्चुअली कन्वे कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन कंपाउंड। अगर हम किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर हर टाइप के, हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जब कोई फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है विद इन वन मॉलिक्यूल, तो उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ग्लूकोज का एग्जांपल बताया था, मैं आपको एक और नया एग्जांपल देता हूं, ब्यूटेन। ब्यूटेन इज C4H10। आपको मालूम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या डिनोट कर रहा है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही तो बता रहा है हमें कि विद इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन देयर आर 4 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम कार्बन के हैं और 10 एटम हाइड्रोजन के। लेकिन ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। क्या हम इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या ये 4:10 का सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं। आपको पता है कि ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं, हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दे दोनों नंबर्स को, तो इसकी सिंपल फॉर्म हो जाएगी C2H5, और ये जो होगा ये होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के हमें ये पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन के अंदर 4 एटम्स कार्बन के और 10 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा 2:5, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से मैंने आपको ग्लूकोज का एग्जांपल दिया था, C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर 6 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं, 6 एटम्स कार्बन के होते हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं, 6 एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन आपको पता है ये फॉर्मूला फर्दर, इसके अंदर जो सारे सबस्क्रिप्ट में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 6, 12 एंड 6, ये सब 6 से डिविजिबल हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा C1H2O1। तो ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो पहले तो आपको, आई होप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सब बताइए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस समझ में आ गया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? इन आवर लास्ट क्लास वी स्टडी कि किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे प्रिडिक्ट करेगा। आज की क्लास में जितने भी कंपाउंड्स हैं, आज की डेट में जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके भी आपको फॉर्मूलेज मालूम, जैसे ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला मालूम है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के फॉर्मूले मालूम है,
वाटर का फॉर्मूला मालूम है, ऐसे पता नहीं कितने कंपाउंड्स के आपको फॉर्मूलेज मालूम, वो सारे फॉर्मूलेज हमें पता कैसे चले? तो ये याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड का जो एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट्स की कितनी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए ना कि एक गिवन कंपाउंड के अंदर व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, या जो भी एलिमेंट उसके अंदर है, अगर हर एलिमेंट की हमें परसेंटेज पता चल जाए, तो उन परसेंटेज को यूज करके हम किसी भी कंपाउंड का पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला प्रेडिक्ट करते हैं और फिर लेटर ऑन उसी एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में 3-4 न्यूमेरिकल्स करवाए भी थे, आपको याद होगा। इस पे बेस जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको वेरियस एलिमेंट की परसेंटेज दे दी जाती है। ठीक है, और उनके एटॉमिक नंबर भी प्रोबेबली दिए जाएंगे, अगर हायर एटॉमिक नंबर होंगे तो आपको दिए जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते वक्त क्या करना होता है, यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल ऑफ 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स का एक टेबल बनाना होता है। विद इन द वेरी फर्स्ट कॉलम यू आर सपोज टू राइट द एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी एलिमेंट डायरेक्ट होते हैं सबसे पहले वो लिखने होते हैं। फिर दूसरे कॉलम में उनकी जो गिवन परसेंटेजेस होती हैं वो लिखनी होती हैं। फिर तीसरे कॉलम में उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखने होते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ कॉलम होता है, फोर्थ कॉलम वो होता है जो आपको कैलकुलेट करना है। बताइए फोर्थ कॉलम में हम क्या कैलकुलेट करते थे? रिलेटिव नंबर ऑफ रिलेटिव मोल्स। और रिलेटिव मोल्स का फॉर्मूला होता था किसी भी एलिमेंट का की परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, उसकी जो भी परसेंटेज दे रखी है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कर देंगे तो आपको रिलेटिव मोल्स पता चल जाएंगे। तो सबके आप रिलेटिव मोल्स निकाल लेते थे। फिर ये देखते थे कि उन तीनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। अगर आपने सारे एलिमेंट्स के रिलेटिव मोल्स निकाले तो जो सबसे कम आ रहे थे ना, उस सबसे लीस्ट वैल्यू से बाकी सबको डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा एक और कॉलम बन जाता है सिंपल रेशियो का कॉलम। और उसी सिंपल रेशियो को देख के हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने प्रेडिक्ट करा था। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन ये भी करवाया था, 2 क्वेश्चन इनफेक्ट करवाए थे, जिसमें हम एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए या तो आपको मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी या आपको वेपर डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाली तो एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करते थे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपको मान लीजिए गिवन है, तो हम क्या करते थे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास एक रेशियो निकालते थे जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस n को एम्पेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देते थे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको वेपर डेंसिटी दी जा सकती है। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेपर फॉर्म में क्या डेंसिटी होती है, और ये हमेशा फिक्स्ड फॉर्मूला याद रखिएगा कि ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को जब भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो आप वेपर डेंसिटी को यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद वही करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, उससे n आ जाएगा, और n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सो एनीवेज अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा। आपको याद है मैंने 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भेजे थे, क्या आप लोगों ने वो होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। सभी लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ओपन करिए फर्स्ट चैप्टर की। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36, 1.34, 1.35 और 1.36, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। खासतौर से 1.34 इज अ 5 मार्क क्वेश्चन। जो 1.34 वाला क्वेश्चन है वो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, दैट इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हैंड रेज करिए, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1.34 अटेम्प्ट तो करा था लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आई, वो नहीं कर पाए, उन्हें डाउट है। 1.34 में किस किस को डाउट है? That is a very important question. काफी लोगों को डाउट है। कृपा, पार्थ, अखिला, अरुणिमा, दिव्यांश, श्रेया, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, काफी लोगों को डाउट है। चलिए तो मैं पहले आपको 1.34 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। सब लोगों के पास यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास एनसीईआरटी है ही नहीं, क्वेश्चन नहीं देख पा रहा? सबके पास है? चलिए, दैट्स गुड। चलिए ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1.34 सबसे पहले आपको करवा रहा हूं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन से। सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए। Let us solve question number 1.34. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। A welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. एक welding fuel gas है, there is a welding fuel gas. Welding fuel gas जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है, इसके अंदर और कोई एलिमेंट नहीं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिर्फ सी और एच से बने होते हैं, वैसी कोई वेल्डिंग फ्यूल गैस है। और इस वेल्डिंग फ्यूल गैस को जब हमने ऑक्सीजन में, एयर में कंबस्ट करा, इसको जब हमने एयर में कंबस्ट करा तो CO2 और H2O एज द ओनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए। पहली लाइन पढ़ी आपने, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ CO2 and 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए 3.38 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुआ और 0.690 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ एंड नो अदर प्रोडक्ट। वेल्डिंग फ्यूल गैस को ऑक्सीजन में बर्न करने पे, एयर में कंबस्ट करने पे आपको सिर्फ दो प्रोडक्ट मिले, एक CO2 उसका मास दे रखा है हमें, और एक H2O उसका भी मास दे रखा है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन। फर्दर दे रखा है a volume of 10 liter of this welding fuel gas is found to weigh 11.6 gram. इस वेल्डिंग फ्यूल गैस का जो 10 लीटर है ना, उस 10 लीटर का मास दे रखा है, वो हम बाद में यूज करेंगे। हमें तीन चीजें निकालनी है। वी आर सपोज टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, द मॉलिक्यूलर मास एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सब लोग अब ध्यान से देखिए, मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट करवा रहा हूं ये क्वेश्चन। देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि इस वेल्डिंग फ्यूल गैस को ऑक्सीजन में बर्न करने से CO2 और H2O मिला है? जो मैं पूछ रहा हूं ना, मुझे जवाब दीजिएगा उस चीज का। क्या आप लोग ये मानते हैं कि इस CO2 में जितना भी C है, जितना भी कार्बन है, वो सारा इस वेल्डिंग फ्यूल गैस से आया है? यस सर। Yes, sir. और Yes, sir. वाटर में जितनी भी हाइड्रोजन है वो सब भी यहीं से आई है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस ये जो ऑक्सीजन है दोनों के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन और वाटर की ऑक्सीजन, ये सब एयर में से। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि इस CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट है। वो कार्बन इसमें से आया होगा। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ CO2। ये 3-4 स्टेप्स में होगा क्वेश्चन। जब मैं बोलूंगा तभी नोट करिएगा, अभी नोट नहीं करेंगे कोई। बोर्ड पे देखिए, क्योंकि नोट करने के चक्कर में फिर आप समझ नहीं पाते। तो पहले बोर्ड पे देखो, बाद में नोट करना, मैं बता दूंगा अपने आप। देखो, स्टेप 1, सबसे पहले CO2 को देखो। आप सब लोगों को मालूम है कि CO2 का जो मोलर मास होता है वो 44 होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप कैलकुलेट करिए। देखिए, कार्बन होता है 12 ग्राम और 2 ऑक्सीजन होते हैं 32 ग्राम, तो 32 + 12 44 ग्राम। अच्छा, इस 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कार्बन कितना ग्राम है? 12। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इफ 44 ग्राम CO2 contain 12 ग्राम कार्बन, तो 3.38 ग्राम CO2, तो 3.38 ग्राम CO2 will contain 12/44 into 3.38 ग्राम कार्बन। बताओ बताओ, ये चीज समझ में आई? यस सर। Yes, sir. Yes. तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि इस CO2 के अंदर कार्बन कितना है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन। ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, आप इसे देखते जाइए। सिमिलरली वाटर देखो, वाटर होता है 18 ग्राम, वाटर का मोलर मास इज 18 ग्राम, और उस 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितना ग्राम है? 2 ग्राम। तो इफ 18 ग्राम H2O contain 2 gram hydrogen, तो it implies 0.690 ग्राम वाटर। ये 0.690 दे रखा है, तो 0.690 ग्राम वाटर will contain 2/18 into 0.690 ग्राम हाइड्रोजन, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले बताइए, ये वाली कैलकुलेशन आप कर लोगे, ये आपको समझ में आया कि इस CO2 के अंदर कितना कार्बन है
और इस H2O के अंदर कितना हाइड्रोजन है वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो पहले तो ये नोट करिए, और जिन लोगों ने कर रखा है मुझे इन दोनों के मासेस बताइए। इतना नोट करो पहले सब लोग। चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा किसी के पास कार्बन और हाइड्रोजन का मास अवेलेबल है तो, और बाकी लोग इसे नोट करिए। सर, हाँ जी, कैन यू प्लीज टेल मी क्लास में अभी तक क्या हुआ? आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू। श्रेया। यस सर। श्रेया, अभी तक हमने कुछ करा नहीं है बेसिकली। अभी मैंने पिछली क्लास वाला रिवाइज करवाया था और आपको मैंने एक होमवर्क भेजा था। उस होमवर्क का पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1.34। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क। श्रेया, आप बताइए, आपने होमवर्क करा? यस सर। हो गया था आपसे 1.34 क्वेश्चन? एनसीईआरटी ओपन करिए, देख के बताइए 1.34 आपने कर लिया था या नहीं? यस सर, कर लिया था। हाँ, तो चेक करिएगा, फर्स्ट स्टेप 1 आप चेक करिए, ऐसे ही करा था या नहीं, आप एक बार देखो और सब लोग भी बताइए। कार्बन का मास आया 0.921, ओके, 921 ग्राम कार्बन, और हाइड्रोजन का मास आएगा 0.076। तो ये हम कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस निकाल लेंगे पहले, तो इतना नोट करिए सब। सर आपने मेरे को इसमें एक चीज पूछनी है। आपने कहा कि सर CO2 में जो कार्बन है वो सर यहाँ से आएगा वेल्डिंग फ्यूल गैस से, पर सर हम इसको एटमॉस्फेयर में अगर करने बर्न तो सर कार्बन तो वहां से भी तो आ सकता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन कहां से आएगा? एटमॉस्फेयर में से कार्बन थोड़ी ना, एटमॉस्फेयर में कार्बन थोड़ी ना उड़ रहा होता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, बट कार्बन थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जितना भी कार्बन है वो सब यहाँ से आया और कहीं से नहीं आया। हाँ सर, एटमॉस्फेयर से सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ सकते हैं, पर CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मान लो हम एक कंटेनर के अंदर कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी एपैरेटस के अंदर कर रहे हैं, तो उस एपैरेटस के अंदर जितनी भी CO2 प्रोड्यूस होगी वो तो इसी की होगी ना, बाहर से थोड़ी ना आएगी। हम ओपन में थोड़ी ना करेंगे इसे, ओपन में तो हमारे लिए गैस को कलेक्ट करना ही पॉसिबल नहीं होगा। we will definitely carry out this combustion in certain container। ठीक है, यस। तो पहले बताइए, इतना नोट करा सबने? यस सर। यस सर। देखिए, आप ध्यान से देखिए, देखो हमें इतना मास कार्बन का पता चला, इतना मास हाइड्रोजन का पता चला, ये दोनों मासेस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हमें वेल्डिंग फ्यूल गैस से मिले। तो क्या अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो उससे हमें वेल्डिंग फ्यूल गैस का गिवन मास पता चल जाएगा कि कितना मास हम लेकर चले थे? यस सर। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट थे, कार्बन ने सारा का सारा CO2 बना दिया, हाइड्रोजन ने सारा का सारा H2O बना दिया। हमने यहाँ पे कार्बन का मास पता लगा लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास पता लगा लिया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वेल्डिंग फ्यूल गैस का ओरिजिनल मास आ जाएगा, जो मास हम लेकर चले थे। ठीक है, सो इट इंप्लाइज, इसी के नीचे लिखते हैं स्टेप 1 में ही, इट इंप्लाइज मास ऑफ वेल्डिंग फ्यूल गैस, वेल्डिंग गैस इज, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बताइए कितना आएगा ये? 0.921 प्लस 0.076 कितना आ रहा है? 998 997 997 ठीक है, इतना सबने नोट कर लिया, फिर मैं ये मिटाऊंगा। अब इसके बाद स्टेप 2 बताऊंगा। सब लोगों ने यहां तक नोट कर लिया और समझ में भी आ गया? यस सर। अखिला, अरुणिमा, जिन्होंने भी हैंड रेस करा था, सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए, अब मैं ये मिटाता हूं। अब देखिए स्टेप 2 पे मूव ऑन करते हैं। देखो स्टेप 2 में अब हमें कार्बन का भी मास पता चल गया, हाइड्रोजन का भी मास पता चल गया, और टोटल मास ऑफ द वेल्डिंग फ्यूल गैस भी पता चल गया। तो स्टेप 2 में अब हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। देखिए स्टेप 2, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मास ऑफ कार्बन
डिवाइडेड बाय मास ऑफ गैस इनटू 100। किसी भी चीज की परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो मास ऑफ कार्बन आउट ऑफ द टोटल मास ऑफ वेल्डिंग फ्यूल गैस इनटू 100। तो देखिए कार्बन का मास आया था हमारा 0.921, टोटल मास था 0.997 इनटू 100। तो इससे हमें कार्बन की वो परसेंटेज आ जाएगी जो इस वेल्डिंग फ्यूल गैस के अंदर थी। बताइए समझ में आ रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? सब लोग बताओ। कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो आप 1 में से 100 में से माइनस करके भी निकाल लोगे। ठीक है, पहले तो ये बताओ ये कितना आ रहा है, इतना नोट करिए सब लोग, और कार्बन की परसेंटेज बताइए। Sir, 92.33. 92.3 Yes, sir. ये कार्बन की परसेंटेज आ गई। तो इसका मतलब 7.7% हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ दो ही एलिमेंट तो थे। अगर 92.3% कार्बन है तो 100 माइनस 92.3 जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी वो आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी 7.7%। बताओ ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, यूजिंग दिस स्टेप 1 एंड स्टेप 2, अब हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों के पास दोनों एलिमेंट की परसेंटेज आ गई तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ, जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. तो जिन्होंने नहीं करा था, जिनको भी डाउट था, वो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला सॉल्व करिए। स्टेप 3 में एम्पेरिकल फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। मिटा दूं, ये नोट कर लिया आपने स्टेप 2? बताइए सब लोगों ने स्टेप 2 नोट कर लिया? Yes, sir. तो देखिए अब हम स्टेप 3 में फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें एलिमेंट दे रखे हैं इस वेल्डिंग फ्यूल गैस के अंदर। एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन। उनकी परसेंटेज हमने निकाली 92.3% एंड 7.7%। एटॉमिक मासेस आपको मालूम है 12 और 1 होते हैं। पहला कॉलम हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव मोल्स का। रिलेटिव मोल्स। जो नए स्टूडेंट्स हैं, आज 2 नए स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में, रितिका और आरुषि। आपको याद है, आपने सुना था, मैंने बताया था रिलेटिव मोल्स कैसे निकालते हैं? रितिका, आरुषि। आरुषि, आनंद। रिलेटिव मोल्स का फॉर्मूला होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो रिलेटिव मोल्स आ जाएंगे। तो कार्बन के रिलेटिव मोल्स निकालिए। जैसे हाइड्रोजन के तो 7.7 डिवाइड बाय 1 7.7 ही आ जाएंगे। ये कैलकुलेट करिए, क्या ये भी 7.7 के आसपास ही आ रहा है? Yes, sir. 7.69. हाँ, तो वो अप्रोक्सीमेटली 7.7 ही हो जाएगा। अगर 7.69 भी आ रहा है या 6 भी आ रहा है तो हम उसे नियरली 7.7 ही कंसीडर करेंगे। अब देखो सिंपल रेशियो, जो भी इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू होती है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो ये दोनों तो बराबर ही है, तो 7.7 डिवाइड बाय 7.7, ये भी 1 और ये भी 1। इट इंप्लाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH आ गया। और एम्पेरिकल मास क्या हो गया? 13. तो स्टेप 3 में हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था, वी वर सपोज्ड टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट तक सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir.
सबने नोट भी कर लिया यहाँ तक? यस सर। अभी हमारे 2 पार्ट और बचे हैं। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। सो दिस इज अ क्वाइट लेंथी क्वेश्चन। अब हम स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे, मतलब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन की थर्ड लाइन पढ़िए। क्वेश्चन की थर्ड लाइन, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग फ्यूल गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। देखो स्टेप 4, जो मैं लिख रहा हूं ना वो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को याद होगा अकॉर्डिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 1 मोल। याद है 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। Yes, sir. और 22.4 लीटर का जो मास होता था वही मोलर मास होता था। किसी भी चीज के मोलर मास में आपको याद है कि नहीं 22.4 लीटर का मास मोलर मास होता था? यस सर। यस सर। अगर नहीं याद आ रहा तो मुझे बताइए। देखो मैं एक बार एग्जांपल देता हूं पहले। ये नाइट्रोजन गैस है, क्या आप देख सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल N2 इज 28 ग्राम्स ऑफ N2। एक नाइट्रोजन 14 होता है तो 2 नाइट्रोजन 28 हो जाएंगे, और इस 28 ग्राम की वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। तो हमने ये पढ़ा था ना कि किसी भी चीज के 1 मोल में इतनी लीटर्स होते हैं एसटीपी पे, और वो मोलर मास के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा 22.4 लीटर का जो मास होता है वो हमेशा मोलर मास होता है। सही है? तो आप देखो, ध्यान से देखो, हमें दे रखा है कि इफ 10 लीटर ऑफ गैस वे 11.6 ग्राम, 11.6 ही दे रखा है ना, 10 liter of this gas weighs 11.6 gram, so it implies 22.4 liter of gas will weigh 11.6 upon 10 into 22.4। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। 10 लीटर का मास हमें दे रखा है 11.6 ग्राम, तो उससे हम 22.4 लीटर का मास निकाल लेंगे, और 22.4 लीटर का जो मास आएगा वही तो मोलर मास होगा। बोलो। यस सर। बिल्कुल फ्रैंकली बता दीजिएगा अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो। पार्थ आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये सॉल्व करके मुझे बताइए सब लोग। रोहित सांगवा, कोई डाउट? नो सर। चलिए, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 26 ग्राम्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगर ये 25.9 भी आ रहा है तो आप इसे नियरली 26 राउंड ऑफ करके ले लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया, यही मॉलिक्यूलर मास होगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। याद रखिएगा 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपने 22.4 लीटर का मास निकाल लिया तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। अभी हमने इससे पिछले वाले स्टेप में एम्पेरिकल मास निकाला था, तो एम्पेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास को यूज करके आप n निकाल लोगे। तो इट इंप्लाइज n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, यानी कि 26 अपॉन 13, तो n आ गया 2। और अगर n 2 आ गया तो इट इंप्लाइज, फाइनल स्टेप, इट इंप्लाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n into empirical formula। यानी कि 2 into CH। CH एम्पेरिकल फॉर्मूला था हमारा और N2 आया, तो वेल्डिंग फ्यूल गैस का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H2। यानी कि कौन सी गैस थी ये? इथाइन।
एथाइन, कॉमनली नोन एज एसिटिलीन या एसिटाइलिन, आप कुछ भी बोल सकते हो। एसिटिलीन आपने सुना होगा, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन। Yes. अब चेक करिए क्या तीनों पार्ट्स हो गए हमारे, पढ़कर देखो ये तीनों पार्ट्स हमने निकाल लिए कि नहीं? Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाल लिया, 26 मॉलिक्यूलर मास पूछा गया था सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया था C2H2 इथाइन, हमने वो भी निकाल लिया। सो देख रहे हैं आप कितना लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। आपको एक प्रोसीजर पता चल गया कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन में प्रोसीड करा। सब लोग नोट करिए, और अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझे बताइए। सर इसमें मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज होती है ना? मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज होती है। देखो मैंने आपको बताया भी होगा, आप मुझे बताइए किस किस को डाउट है। मैं एक चीज लिख रहा हूं बोर्ड पे, तीन आप मासेस से रिलेटेड ना तीन नाम सुनोगे। एक तो सुनते हो एटॉमिक मास, एक सुनते हो मॉलिक्यूलर मास, और एक सुनते हो मोलर मास। हैंड रेस करके बताइए आप में से किस किस को डाउट है इन तीनों में। किसी को डाउट है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, या इन दोनों में से कोई एक चीज सेम होती है कि नहीं होती, या सबको क्लियर है? बताओ। एक बार मोलर मास एक्सप्लेन कर दो। देखो देखो एक्चुअली मोलर मास जो होता है ना, मोलर मास इज अ जनरल टर्म, वो एटॉमिक मास के लिए भी यूज हो सकता है और मॉलिक्यूलर मास के लिए भी यूज हो सकता है। मोलर मास दो टाइप का होता है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ये भी मोलर मास होता है, ये भी मोलर मास होता है। मोलर मास का मतलब है एक मोल का मास, मोलर मतलब एक मोल का मास। अब वो एक मोल एटम भी हो सकता है, एक मोल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मान लीजिए मैं बोलता हूं एक मोल एटम, एक मैं आपको N दे देता हूं, एक सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास आएगा ना, आप उसे मोलर एटॉमिक मास बोल सकते हो। मोलर मास होगा वो, लेकिन एटम का। और अगर मैं N2 देता हूं तो उसी मोलर मास को आप मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो। ठीक है, N का मोलर मास होगा 14, N का एटॉमिक मास 14 होगा, और इस एटॉमिक मास को आप मोलर मास भी बोल सकते हो, 1 मोल एटम का मास, मोलर एटॉमिक मास। और मोलर मॉलिक्यूलर मास, तो मोलर मास दो तरह के हो सकते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल का मास है या एक मोल एटम का मास। आप समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, एटॉमिक मास को भी मोलर मास बोला जा सकता है, वो एक मोल एटम का मास होता है, और मॉलिक्यूलर मास भी मोलर मास ही होता है, लेकिन वो एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। चलिए अब मैं आपको, देखो अभी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूले पे बेस्ड और भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे पहले हम होमवर्क के बाकी दोनों क्वेश्चंस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगले दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल से छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.35, सब लोग क्वेश्चन नंबर 1.35 एक बार पढ़ लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हैंड रेस करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1.35 में किस किस को डाउट है, बिल्कुल फ्रैंकली टेल मी। क्वेश्चन नंबर 1.35 में किसी को डाउट? आशना, अग्रिम, आदित्य, अनन्या शर्मा, किसी को डाउट था? ओके, एक हैंड रेज हुआ। त्रिशा, आपको डाउट था? ठीक है, सोना, मनन, आपको डाउट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.35 बताता हूं मैं आपको। इसमें एक इक्वेशन आपको दे रखी है, CaCO3 को HCl से रिएक्ट करवाया है। 1.35 CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। ठीक है, और आपको पूछा गया है what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl। मनन ध्यान दीजिएगा, HCl की वॉल्यूम और HCl की मोलैरिटी आपको दे रखी है। HCl की वॉल्यूम आपको दे रखी है 25 ml,
ठीक है, और HCl की मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.75 मोलर। मनन, सबसे पहले मुझे बता सकते हो 25 ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.025 लीटर। 1000 से डिवाइड कर देंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आप सब लोग ध्यान दीजिए जिसको जरा सा भी डाउट था। आपको मालूम है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमें HCl के मोल्स निकल जाएंगे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। मोलैरिटी दे रखी है 0.75, वॉल्यूम दे रखी है 0.025। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.01875 मोल्स। पहले तो मनन और बाकी सब लोग ये बताइए, समझ में आया कि अगर हम HCl की मोलैरिटी को HCl की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो HCl के मोल्स आ जाएंगे? Yes, sir. सोना, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar? मतलब what mass of CaCO3 is required to react with this much moles of HCl? इतने मोल्स ऑफ HCl के साथ कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा? आपको दिख रहा है CaCO3 का मास अगर आप निकालोगे तो 100 ग्राम आएगा। कैल्शियम होता है 40 ग्राम, कार्बन होता है 12 ग्राम और 3 ऑक्सीजन होते हैं 48 ग्राम, तो टोटल 100 ग्राम होता है। आपको दिख रहा है 100 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट विद 2 मोल्स। 2 मोल HCl रिएक्ट करते हैं 100 ग्राम के साथ, तो इतने मोल HCl रिएक्ट करेंगे कितने ग्राम के साथ? ठीक है, देखो यहां पे कर देता हूं मैं इसके आगे। ये स्टेप 1 हो गया आपका, यहां स्टेप 2 कर देता हूं। इफ 2 मोल HCl, 2 मोल HCl रिएक्ट करते हैं 100 ग्राम के साथ, रिएक्ट विद 100 ग्राम CaCO3। अगर 2 मोल HCl रिएक्ट करते हैं 100 ग्राम CaCO3 के साथ, तो 0.01875 मोल रिएक्ट करेंगे कितने के साथ? तो 0.01875 मोल्स HCl will react with 100 upon 2 into 0.01875 grams of CaCO3। और बताइए इसे सॉल्व करके, पहले तो बताओ सब लोगों ने ऐसे ही करा था? यस सर। Yes, sir. तो बताइए क्या आंसर आया था? सर 0.094। आंसर बताइए। $0.094 आ रहा है या 0.0937 समथिंग? Sir, 94 आ रहा है, 0.09. 377। चलिए, आस्था आपने करा था? यस सर, बट क्या आया था आंसर? मेरा अलग आ रहा था, मैंने गलती कर दी बीच में ऊपर। चलिए, जिनका भी गलत हो गया था उन्हें ये समझ में आया? अब समझ में आ गया सब लोगों को ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए, 0.094 ग्राम CaCO3। अखिला, आपने करा था ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यही आंसर आया था? तो 9375 आ। चलिए कोई बात नहीं, 0.937 भी आ रहा है तो राउंड ऑफ करके हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो दिस इज द क्वेश्चन। मनन, समझ में आया आपको या कोई डाउट है तो बताओ? यस सर, आ गया। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। वन, यस सर एक शॉर्ट रिकैप दे दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। प्रिया, आपने ये वाला क्वेश्चन कर रखा है होमवर्क में या डाउट है? 1.35 सर अटेम्प्ट किया था, बस आंसर डिफरेंट आया। देखो, आपने सबसे पहले प्रिया आप मुझे बताइए कि HCl की वॉल्यूम और HCl की मोलैरिटी आपको दे रखी थी, ठीक है?
वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दे रहा है क्योंकि हमने उसे 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको मालूम है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमने क्या करा, HCl की मोलैरिटी और HCl की वॉल्यूम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके HCl के मोल्स निकाले। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इतने मोल्स ऑफ HCl कितने ग्राम ऑफ CaCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है इतने मोल्स ऑफ HCl कितने ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। हमें इक्वेशन से दिख रहा है कि 2 मोल HCl 100 ग्राम के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस इज 100 ग्राम, इसका मोलर मास निकालोगे तो 100 ग्राम। तो अगर 2 मोल HCl रिएक्ट करते हैं 100 ग्राम CaCO3 के साथ, तो इतने मोल रिएक्ट करेंगे कितने CaCO3 के साथ। यूनिटरी मेथड लगा। प्रिया बताइए समझ में आया? और प्रिया मुझे ये भी बताओ आपने कैसे करा था, आप बताओ आपने कैसे करा था। तो एक्चुअली करा तो इसी तरीके से था, बट भाई मतलब मैंने ml में सॉल्व कर दिया गलती से। चलिए ml में नहीं रखते, हमेशा वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखते। ठीक है, हमने मोलैरिटी की डेफिनेशन में पढ़ा भी था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सही है? यस थैंक यू सर। बाकी सब लोग भी बताइए, सबको क्लियर है? अमेश, अंश, अनुराग, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर, श्रेया? अगर हम मोल से गिवन मास निकाल लें HCl का और फिर उसके बाद मास से यूनिटरी मेथड से सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना? वैसे भी कर सकते हैं, बट वो आप इनडायरेक्ट क्यों कर रहे हो? जब आपको डायरेक्टली मोल्स यहाँ पे भी आपको, फिर तो आपको इसका भी मास निकालना पड़ेगा। 2 मोल ऑफ HCl का, इसका भी निकाला होगा आपने। बताओ श्रेया, आपको मास निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मोल मास रिलेशनशिप अप्लाई करो। दिस इज अ मोल मास रिलेशनशिप ऑफ स्टोइकियोमेट्री। 2 मोल 100 ग्राम के साथ रिएक्ट करती हैं, तो इतने मोल कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेंगे। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते थे। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 1.36। वो भी बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सब लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 1.36 पढ़िए। प्रिया, मैं इसे मिटा दूं, आपने नोट कर लिया? यस सर। Question number 1.36 is again a very short question, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.36 में अगेन आपको एक इक्वेशन दे रखी है, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2. So this is the given equation. और आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन की बस बिल्कुल लास्ट वाली लाइन पढ़िए, आखिरी लाइन काम की है हमारे लिए। लास्ट लाइन पढ़ो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2? ठीक है, पहले तो एज पर दिस इक्वेशन इन दोनों के मासेस निकाल लेते। 4HCl का क्या मास आ रहा है और यहाँ पे MnO2 का क्या मास आ रहा है। Mn का मास 55 होता है, Mn is 55 ग्राम। तो बताओ MnO2 का मास कितना हो जाएगा? 55 plus 32 87। एक HCl का मास होता है, देखो क्लोरीन होता है 35.5, हाइड्रोजन होता है 1, तो HCl का मास हो गया 36.5, तो ये हो जाएगा 4 into 36.5 यानी कि 146 ग्राम। तो हमें इक्वेशन से इतना तो क्लियर दिख रहा है कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट विद 146 ग्राम HCl। अगर 86 ग्राम MnO2 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो 5 ग्राम MnO2 कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा? समझ रहे हैं यार? 5 ग्राम MnO2 के बारे में पूछा है ना। देखो, इफ 87 ग्राम MnO2 react with 146 gram HCl, तो it implies 5 gram MnO2 will react with 146 upon 87 into 5 gram HCl। बताइए इसका आंसर है किसी के पास? 8.39 grams।
पक्का? बाकी सब लोग भी बताइए 8.39 सर ग्राम आ रहा है? हाँ 8.4 8.4 ग्राम। ठीक है, वो एक ही बात है, नियरली 8.4 ग्राम। सो दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर हो गया? यस सर। बताइए स्टोइकियोमेट्री की कौन सी रिलेशनशिप हमने यहाँ पे अप्लाई करी है? मोल मास। मास नहीं, मास 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 रिलेशनशिप। इतने मास से इतना मास रिएक्ट कर रहा था, तो 5 ग्राम कितने मास से रिएक्ट करेगा? तो हमने मोल तो कहीं पे यूज ही नहीं करा, दिस इज सिंपली द मास मास रिलेशनशिप। सो बताइए ये तीनों क्वेश्चन अब आपको क्लियर है? ये तो अभी तक हमने आज की क्लास का तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अभी हमने होमवर्क डिस्कस करा है। आई होप यू आर कंप्लीटली क्लियर विद द होमवर्क। अब मैं आपको एम्पेरिकल, हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है? एनीबडी आस्किंग समथिंग? बोलिए। चलिए मैं आपको होमवर्क का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क का नहीं, अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। सब लोग एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब आपको बोलने वाला हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे उससे समवॉट रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो सब लोग रेडी है? मैं डिक्टेट करूं? यस सर। देखिए, an organic compound is found to contain an organic compound is found to contain the following percentage of elements. Found to contain the following percentage of elements. Organic compound is found to contain the following percentage of elements. मैं परसेंटेज बोल रहा हूं वेरियस एलिमेंट्स की, आप नेक्स्ट स्लाइड में एलिमेंट और उसके आगे उसकी परसेंटेज लिखिए। सोडियम 14.31%, sodium is 14.31%. sulfur is 9.97%, 9.97%. hydrogen 6.22%, 6.22%. and the rest is oxygen. एक बार मैं परसेंटेज रिपीट कर रहा हूं, चेक करिए किसी की परसेंटेज तो गलत नहीं हुई। सोडियम इज 14.31%, सल्फर इज 9.97%, हाइड्रोजन इज 6.22% एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट लाइन में लिखो, if the molecular mass of the compound is molecular mass of the compound is 322 then calculate the molecular formula, then calculate the molecular formula of the compound. Calculate the molecular formula of the compound assuming that all the hydrogen in the compound is present in combination with oxygen, is present in combination with oxygen, as the water of crystallization. Present in combination with oxygen as the water of crystallization.
अगर किसी का भी क्वेश्चन मिस हुआ है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। रिमेनिंग स्टूडेंट सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सर एंड द रेस्ट से बता दो एक बार। कहाँ से? सर एंड द रेस्ट इज हाइड्रोजन की एंड द परसेंटेज। एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन के आगे से रिपीट कर दूं? यस सर, अज्यूमिंग तक। ठीक है, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। पहले तो मैंने परसेंटेज बोली, उसके बाद एक बार मैं बोल रहा हूं, चेक करिएगा। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322, if the molecular mass of the compound is 322, then calculate the molecular formula then calculate the molecular formula assuming that all the hydrogen in the compound is present in combination with oxygen as water of crystallization. Is present in combination with oxygen as water of crystallization. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आप सब लोगों को ना जो क्वेश्चन में मैंने नीचे वाला पैराग्राफ लिखवाया वो समझ में नहीं भी आ रहा, तो भी आप एम्पेरिकल फॉर्मूला तो कैलकुलेट करो। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सबको आता है कैलकुलेट करना, वो करिए। पहले इतना स्टेप 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सॉल्व करिए सब लोग। उसके आगे कोई डाउट है तो मैं बताऊंगा। सर यस, कंपाउंड का एक बार मास परसेंट बता दो। रेस्ट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स बता दूं? नहीं, उसके देखो एक बार बाद फिर रेस्ट इज ऑक्सीजन के बाद आपने एक और बोला था ना परसेंटेज। नहीं, रेस्ट इज ऑक्सीजन के बाद कोई परसेंटेज नहीं बोली, उसके बाद तो मैंने मॉलिक्यूलर मास बोला था। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 320। परसेंटेज एक बार सुन लीजिए, मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट की परसेंटेज बताई है आपको। सोडियम 14.31%, सल्फर 9.97%, हाइड्रोजन 6.22% एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। मास ऑफ कंपाउंड क्या था? मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 322। ओके सर। मॉलिक्यूलर मास 322। ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो मैं बताऊंगा, बट एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप, करिए। आज तक कर रहे हो ना सॉल्व? यस सर। करिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सॉल्व करिए। रितिका पंत। यस सर। रितिका, आपको अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, आज आपकी फर्स्ट क्लास है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? सर यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे पूछिए। अगर जैसे अभी हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो आ गए थे समझ में? यस सर। आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, सेल्फ स्टडी करी हुई है ना? यस सर, थोड़ा बहुत पढ़ा था। चलिए कोई बात नहीं, जो मिस हो गया वो मैं करवा दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए सब लोग। आरुषि, यस सर। आपको आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है। चलिए,
ओके अर्पित, आंसर भी आ गया आपका, दैट्स गुड। और सब लोग भी आंसर भेजिए। और किसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया लेकिन उसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइएगा। यशस्वी, रुद्रांश, सागर, सौम्या, सोना, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन खत्म करके ही लॉग आउट करिएगा, अभी लॉग आउट मत कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सॉल्व करेंगे हम। आपको एक टेबल बनाना है 5 कॉलम्स का, जिसमें पहले कॉलम में एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको इनकी परसेंटेज दे रखे। सोडियम की परसेंटेज कितनी बोली थी मैंने, बताइए? 14.31 14.31। बताइए मुझे सारी परसेंटेजेस। सल्फर वाज 9.97, Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन 6.22 Yes, और sir. ऑक्सीजन बताओ कितनी आई? So 69.5. 69.5। 9.5 मोलर मासेस या एटॉमिक मासेस? इनके तो पहले वाले तीनों के एटॉमिक मासेस होंगे, लास्ट वाले का मॉलिक्यूलर मास होगा। नहीं, लास्ट वाले का भी एटॉमिक मास होगा, ऑक्सीजन है ना। तो 23, 32, 1 एंड 16। अब आएंगे रिलेटिव मोल्स। रिलेटिव मोल्स में परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। मुझे बताइए सबके रिलेटिव मोल्स कैलकुलेट करे आपने? यस सर। Yes, sir. बताओ सोडियम के कितने हैं? 0.62. 0.32. 0.31 0.31. 6.22 और ये 4.34 4.34. अपना द लीस्ट वैल्यू इज 0.31, तो हम बाकी सबको 0.31 से डिवाइड कर देंगे, उसे बोलेंगे सिंपल रेशियो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 14। तो इट इंप्लाइज एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO14H20 या H20O14, आगे पीछे कैसे भी लिख दो। अब देखो, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। एम्पेरिकल मास अगर आप इसका निकालोगे तो मेरे ख्याल से एम्पेरिकल मास 322 ही आ रहा होगा। यस सर। Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास भी 322 दे रखा है, तो इट इंप्लाइज N जो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, वो हो जाएगा 1। और क्या आप ये मानते हैं कि जब N की वैल्यू 1 होती है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा, लेकिन हमें इसे ऐसे लिखना नहीं। आपको बताओ लास्ट वाली लाइन किस किस को समझ में नहीं आ रही? क्वेश्चन की बिल्कुल लास्ट वाली लाइन बताओ किस किस को समझ में नहीं आ रही? टेल मी वेरी फ्रैंकली। सर समझ आ रही, सर करना नहीं आ रहा। देखो जूही, इसमें बोला गया है कि आपको इस फॉर्मूले में जितनी भी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्म में लिखनी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म। आप बताओ जूही, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं,
2 एटम से 1 वाटर बनता है। यस तो अगर 2 एटम से 1 वाटर बनता है तो 20 एटम से कितने वाटर बन जाएंगे? 5 10। 2 से 1 बनता है तो 20 से 10 बन जाएंगे ना। यस सर। और उस 10 वाटर में कितने ऑक्सीजन यूज हो जाएंगे? 10 वाटर में 10 ऑक्सीजन भी यूज हो जाएंगे। तो हम इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे Na2SO4.10H2। देखो ये 20 के 20 हाइड्रोजन ना हमें फ्री फॉर्म में नहीं लिखने, हमें इसे वाटर की फॉर्म में लिखना है। लेकिन जब आप वाटर की फॉर्म में लिखोगे तो 10 ऑक्सीजन भी तो यूज हो जाएंगे। तो इन 14 में से 10 ऑक्सीजन वहां पे कर दिए, 4 हमने यहीं पे दिखा दिए। This is the formula Na2SO4.10H2. We have to convey this formula in such a way कि सारे के सारे हाइड्रोजन एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाए जाए। बताइए सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस दिव्यांश आपको भी आ गया समझ में? यस सर। So this is the molecular formula. अगर आप लोगों ने नोट कर लिया और किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो आप लीव कर सकते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों का बैच हो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लॉग आउट। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर यस सर इसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला था मैंने। यस सर। हो सकता है मैंने गलती से बोल दिया। कौशिक छोड़ा है मैंने। इनऑर्गेनिक, उस ऑर्गेनिक के आगे इन और लगा लीजिए। दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट वाज माय मिस्टेक, वो गलती से बोल दिया होगा मैंने। इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर।